सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पेशावर के इलाके बुडबेर में ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में बदनाम जमाना दहशतगर्द कमांडर शीने भी शामिल, जबकि कमांडर सलमान उर्फ अहमद, इमरान उर्फ मोहम्मद और हजरत उमर उर्फ खालिद भी जहानुम वासिल हो चुके हैं। ISPR ने कहा कि हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के कई वाक़यात में मुलविस थे। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर की पॉलिसियाँ जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं। अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फ़र्ज है। हमेशा ताजरों से मुशावरत की और अब भी मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों पर पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47, मट्टी के तेल की कीमत में ₹6.05 और लाइट डीजल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी। कीमतों में कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹296, मट्टी के तेल की नई कीमत ₹204 और लाइट डीजल की कीमत ₹180 मुकर्रर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। IMF की जानिब से मुज़ाकरात और मुआहिदे का एलामिया जारी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए हैं, जिसके बायस मुआहिदा तय पाया। IMF मुआहिदे से $7 करोड़ मिलेंगे। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की हैं। पाकिस्तान ने IMF मुआहिदे के मुताबिक बर वक्त इकदाम किए। IMF एलामिया के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई की शरह में भी कमी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पेशावर के इलाके बुडबेर में ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में बदनाम जमाना दहशतगर्द कमांडर शीने भी शामिल है, जबकि कमांडर सलमान उर्फ अहमद, इमरान उर्फ मोहम्मद और हजरत उमर उर्फ खालिद भी जहानुम वासिल। ISPR ने कहा कि हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के कई वाक़यात में मुलविस थे, जबकि चारों कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रावलपिंडी से सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी। जी अली असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जिस सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी के खिलाफ पर जिला पेशावर के इलाके इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन किया गया। पाक फौज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों को ठिकाने का पता लगाया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्दों को जन्म वासिफ किया गया, जिसमें एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्द समीउल्लाह दहशतगर्द था, कमांडर सलमान था, अहमद दहशतगर्द, उमरान, मोहम्मद खान दहशतगर्द, हजरत उमर शामिल थे। खालिद जो कि कानूनी नाफज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज माल भी बरामद हुआ, जो इलाके में बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्द की मुतअद्दिद वारदातों में सरगर्म थे।
ऑपरेशन के दौरान डेरा इस्माइल के इलाके कच्ची के इलाके में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद अजाज, जिसकी उम्र 34 साल है, भाग का रहायशी था, बहादुरी से लड़ते हुए वतन के लिए जान कुर्बान की। इलाके में पाई जाने वाले किसी और दहशतगर्द की मौजूदगी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि कोई और दहशतगर्द यहाँ पर इलाके पे मौजूद ना। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। जी बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप अपडेट कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि इसराइली जंग जराइम पर इंसाफ के आलमी इदारों को मुतहरिक होना होगा। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि गजा में इसराइली जारहियत जारी है। इसराइली फौज ने हत्या फलस्तीनी अवाम पर मजालम ढा रही है। अस्पतालों पर हमले इंसानी जंगी कानून के संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली जारहियत और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और फलस्तीन की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने OIC अरब लीग के मुश्तरका इजलास में 11 नवंबर को रियाद में शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब के दौरान जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान OIC और अरब लीग के मुश्तरका सिमट के एलामी का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान इसराइल की गजा में हस्पतालों पर हमलों की भी मजम्मत करता है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए गजा में हस्पतालों पर इसराइली हमलों का नोटिस ले। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से उन्होंने कहा है कि काबुल में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान से 58,368 अफगान शहरी जा चुके हैं। ये अफगान शहरी पाकिस्तान से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके हैं। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारे दौर की पॉलिसियां जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे बढ़ चुका होता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं। आवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फ़र्ज है। हमेशा ताजरों से मुशावरत की और अब भी मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों पर पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। उन्होंने कहा कि हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। 1990 के बाद से हमने कारोबार को रवायती दायरों से आज़ादी दिलाई है। दीगर ममालिक भी इन मराहिल से गुजरे हैं। हमने पॉलिसियां बनाई तो खजाना भरना शुरू हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। 1990 के दौर की हमारी पॉलिसियां और तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47, मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.05 और लाइट डीजल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी की गई है। कीमतों में कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹296.71 है। मट्टी के तेल की कीमत ₹204.98 और लाइट डीजल की कीमत ₹180.45 फी लीटर हो गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। IMF की जानिब से मुज़ाकरात और मुआहिदे का एलामिया जारी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए, जिसके बायस मुआहिदा तय पाया। IMF मुआहिदे से $70 करोड़ मिलेंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की हैं। पाकिस्तान ने IMF मुआहिदे के मुताबिक बर वक्त इकदाम किए। IMF एलामिया के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई की शरह में भी कमी का इम्कान है। पाकिस्तान को मालियाती खसारा कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की ज़रूरत है। एलामी में कहा गया है कि कर्ज प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान अखराजात में कमी करेगा। पाकिस्तान के सरकारी इदारों के नुकसान कम किए जाएंगे। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे। IMF के साथ मुआहिदा तय पाने से आलमी मार्केट में
اعتماد بھی پیدا ہوگا۔ پاکستان کو زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور بجلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس بروقت کرنا ہوگی۔ زر مبادلہ ذخائر میں بہتری سے پاکستان پر ادائیگیوں کے پریشر میں کمی آئے گی۔ زر مبادلہ کمی کے باعث پاکستان کو تاحال بیرونی ادائیگیوں کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ اعلامیے کے مطابق IMF مائکرو اکانومک اشاریوں اور گروتھ میں بہتری چاہتا ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت بھی مائکرو اکانومک اشاریوں اور گروتھ میں بہتری ہوگی۔ مالیاتی نظم و ضبط پر عمل درآمد سے ملکی قرضوں میں کمی آ سکتی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ تاریخی طور پر بھارت ہمیشہ سے خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے بھارت نے اپنی دہشت گردانہ پالیسی کو اپناتے ہوئے مشرقی پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی۔ در حقیقت بھارت نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے مکتی باہنی جیسی دہشت گرد تنظیم کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا۔ اس جنگ کے پیچھے جہاں بہت سے عوامل کار فرما ہیں، وہیں سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ بھارت اور دہشت گرد مکتی باہنی کی جانب سے پاکستان کے خلاف طویل دہشت گردی کی جنگ کی صورت میں نظر آیا۔ فروری 1971 سے بھارت نے مشرقی پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز کر دیا۔ بھارت نے 15 اگست 1971 کو دہشت گردی کے ہولناک منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نام نہاد آپریشن جیک پاٹ کا آغاز کیا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز BSF کو ہدایت کی ہے کہ وہ مکتی باہنی کے دہشت گردوں جن بھی بڑی تعداد ہندو بنگالیوں کی ہے پناہ اور تربیت فراہم کریں۔ 15 مئی کے بعد سے ہندوستانی فوج نے دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کے لیے سپلائی اور تربیتی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ دہشت گردی کی اس کارروائی کا مقصد بڑی تعداد میں تربیت یافتہ مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو مشرق پاکستان کے اندر بھیج کر معصوم محب پاکستانیوں کو شہید کروانا تھا۔ فوجی اور اقتصادی اثاثوں کو سبوتاژ کرنا اور پاکستان آرمی کی سپلائی نیٹ ورک میں خلل ڈالنا تھا۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کو آپریشن جیک پاٹ کا نام دیا گیا۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کے ذریعے مشرقی پاکستان میں بے گناہوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی سرحد پر دہشت گردی کے اڈے بھی قائم کیے اور در اندازی شروع کر دی۔ مئی اور اکتوبر 1971 کے درمیانی عرصے کے دوران ہی بھارت نے مشرقی پاکستان میں حملوں کو تیز کر دیا۔ 21 نومبر 1971 کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یوں پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ There are between 80 and 100,000 Mufti Bahini operating within East Pakistan. And in the last few months, they've blown up 165 bridges, large and small, have damaged 5 cargo boats, including one British boat from Calcutta, have sunk a 1,600-ton jute barge, and have blown up a power substation. And they have committed, in Dakar alone, 6 political assassinations every day. Operating within East Pakistan. And in the last few months, they've blown up 165 bridges, large and small, have damaged 5 cargo boats, including one British boat from Calcutta, have sunk a 1,600-ton jute barge, and have blown up a power substation. And they have committed, in Dakar alone, 6 political assassinations every day. اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے
محفوظ انخلا کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی شروع کر دی ہیں. افغان باشندوں کی باعث طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بارڈر پر موجود ہے. 15 نومبر کو 2225 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے تھے. 2225 افغان شہریوں میں 604 مرد اور 534 خواتین شامل ہیں، جن میں 1087 بچے بھی شامل ہیں. افغانستان روانگی کے لیے 219 گاڑیوں میں 522 خاندانوں کے افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں. اب تک کل 228,574 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. خبر آپ کو دیں کہ ملک کی سالمیت کے پیش نظر عسکری قیادت اور وفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. عسکری قیادت اور دیگر حکومتی رہنماؤں کی انتھک کوششوں اور محنت کے ثمرات رونما ہو رہے ہیں. 2 نومبر 2023 کو IMF کی ٹیم نے ناتھن پارٹر کی سربراہی میں پاکستان کا دورہ کیا اور 2 ہفتے تک پاکستان میں معاشی استحکام کا جائزہ لیا. پاکستان نے IMF کے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے ہیں، جس کے باعث پاکستان IMF کی جانب سے $70 کروڑ کے قرض کی منظوری ہو گئی ہے. IMF سے ملنے والے اس قرض سے پاکستان معاشی ترقی کے منازل طے کرے گا. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں $2 اور ڈیزل کی قیمت میں $6 کی کمی کا اطلاق ہوا. پاکستانی حکام مالی سال 2024 میں پاکستان کے GDP میں 0.4% سرپلس حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے. ملک کی ترقی کے پیش نظر عوام کو قرضوں میں ریلیف دیا جائے گا. کفالت پروگرام کے تحت کمزور طبقے کے 93 لاکھ خاندانوں کو ریلیف اور سالانہ وظیفہ دیا جائے گا. پاکستان کے توانائی سیکٹر میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات بھی کیے جائیں گے، جس کے تحت GDP پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. درآمدات میں کمی، برآمدات اور روپے کی قدر میں نمایاں اضافہ بھی متوقع ہے. دیوالیہ ہونے کے قریب ریاستی اداروں کی نجکاری پر عمل درآمد سے ملکی معیشت پر بوجھ میں نمایاں کمی بھی ہو سکتی ہے. اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن اور غیر قانونی شہریوں کی ملک بدری سے بھی ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر خاقان نجیب سے. آپ سے ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک کی سالمیت کے پیش نظر اس کی قیادت اور وفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کو IMF کے ساتھ رہنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایکسٹرنل کے جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کر سکیں، دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم ریفارم میں بلیو کرتے ہیں. اور IMF ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو چیلنج سچویشن ہے اس میں ہماری مدد کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں IMF کے پروگرام کے اندر، اور یہ خوشائن بات ہے. پہلا ریویو جو ہے وہ کمفرٹیبلی ہم نے کر لیا ہے. یہ خوشائن بات ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے انرجی سیکٹر کو، مالیاتی سیکٹر کو، مالیاتی خسارے کو، ایکسٹرنل سیکٹر کو سنبھالنے کے لیے کچھ اقدامات کیے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. اسمگلنگ، ہولڈنگ، اکراس دا بارڈر ٹریڈ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور روپے کی جو ایک غلط مارکیٹ، السٹ ارریگولر کاروبار ہو رہا تھا، ان سب پہ ایڈمنسٹریٹو اور انفورسمنٹ میجرز لیے گئے. آپ IMF کی بھی اگر ریویو پڑھیں گے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ they have helped stabilize Pakistan's foreign exchange position in the sense کہ جو روپے کی قدر ہے اس کو تھوڑا سا استحکام ملا ہے. اب ہمیں اپنے جو روپے کے فلوز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے تاکہ ڈالرز پاکستان میں آئیں، اور ڈالر انفلوز ہی پاکستان کی ایک ایکسٹرنل سیکٹر کو تقویت بھی دیں گے اور ریزروز کو بلڈ کریں گے.
ऑन द अदर हैंड कुछ फिस्कल पे काम हुआ है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स से कुछ फिस्कल का जो खसारा है और प्राइमरी सरप्लस दिखाई दिया है। सर्कुलर डेट के बर्थडे को हमने कुछ रोका है। इस प्राइसिंग चेंजेस जो हैं वो उसका बड़ा जूस थी। ये भी याद रखिए कि हम इस साल 93 लाख 9.3 मिलियन हाउस होल्ड तक पहुंचेंगे थ्रू हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करता है कफालत प्रोग्राम, और हम एक हायर जिसे कहेंगे स्टाइपेंड उनको देंगे जो एनुअल इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट रखता होगा। ये लोगों का घर तो शायद नहीं चला सकते पैसे, या उनकी पावर्टी तो शायद कम नहीं कर सकते, बट एक बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं उन लोगों को जो एक एक्स्ट्रा खर्चा करके कुछ ऐसी खुर्दनोश की चीजें खरीद सकें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो ऐसी ग़िज़ा खा सकें और उनको बेहतर, जिसे आप कहें फिजिकल सेहत उनकी हो। अल्लाह करे कि हमारे पास और ज़खायर ऐसे हों कि हम इनको ना सिर्फ सपोर्ट कर सकें बल्कि सब बच्चों को स्कूल में भी ला। बट स्टिल इट्स एफर्ट दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मेक्स। पाकिस्तान एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे है, इससे पाकिस्तान को मदद मिल रही है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो रही हैं या एक मैनेज स्टेज पे है, और होपफुली एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, रेमिटेंसेस वापस आई हैं टू दी फॉर्मल सेक्टर, एंड आई रियली होप कि ये कंटिन्यू करेगा। इन्फ्लेशन आने वाले माह में उम्मीद रखता हूँ इनके जो कीमतों का बढ़ने की शरह है उसको थोड़ी सी आप कहें कि कमी वाक़या हुई 31 से मेरा ख्याल है 27% हुई है अक्टूबर में। लेट्स होप कि आने वाले माह में जब प्राइसिंग पास थ्रू जो है मेजर निकल गए हैं तो हम ये देखें कि इसमें और थोड़ी सी जो है इनको तक़वियत मिले। वेरी इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन अब इंटरनेशनल पार्टनर से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो हमने बायलैटरल फ्रंट से, जो हमने मल्टीलैटरल यानी वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी और आईडीबी से रकूम लेनी है, ये हम सब रकूम ले सकें ताकि हम अपने एक्सटर्नल के चैलेंजेस को बखूबी जो है वो पूरा कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि हमने अगर 30 सितंबर के टारगेट्स पूरे किए हैं, हम आगे भी ये रविश जारी रखेंगे और 30 दिसंबर के आईएमएफ के साथ टारगेट्स पूरे करेंगे, ताकि हम इस कंफर्ट के साथ चलें कि हमारा जो डॉक्टर है वो हमारे साथ है, और इस कंफर्ट के साथ चले कि हुकूमत सीरियस है एक मालियाती खसारे को संभालने के लिए, एनर्जी सेक्टर के लॉसेस को संभालने के लिए, और आगे बढ़ रही है। सो विद दैट आई रियली होप कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको फर्दर तक़वियत मिलेगी और वो ग्राउंड सेट करेगी आने वाले महीनों में पाकिस्तान की एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर वापस जाने का। पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन का जो एफर्ट है वो पैरामाउंट है अगर हमने आगे बढ़ना है। हम किसी तरह भी 153 अरब का पीआईए का नुकसान या 590 अरब का एनर्जी सेक्टर का नुकसान इस साल का बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम किसी तरह भी 2100 अरब का जो गैस सेक्टर का डेट है और इसी तरह 2300-2400 अरब का जो पावर सेक्टर का डेट है इसको संभाल नहीं सकते। प्राइवेटाइजेशन इज प्रोबेबली द ओनली सोल्यूशन, एंड आई एम रियली होपिंग कि आने वाली हुकूमत भी पाकिस्तान को इसी तरफ लेकर जाएगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुकने पार्लियामेंट मोहसिन दावड़ ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को निकालने के हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है। अवाम की राय के मुताबिक मोहसिन दावड़ की दायर करदा पटिशन अवाम के साथ ज्यादती है और सरासर गलत है। अवाम का कहना है कि मोहसिन दावड़ मुल्क के खिलाफ दुश्मन का एजेंट है जो कह रहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मत निकाला जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफगान शहरी हमारे मुल्क में दहशत गर्दी फैलाने में मुलविस हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि जबरा नासिर और ईमान लगारी मुल्क के दुश्मन हैं। वो अपने जागीरदाराना निज़ाम के मफाद का सोचते हुए कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की ना जाएं। क्या आप लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आप लोग पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते जो आप हुकूमती फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं बल्कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये पटिशन
दायर की गई है। हम हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं। हम चाहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी जाएं और पासपोर्ट के जरिए कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में वापस आएं। अफगान महाजरीन को निकालना रियासत का हक है और इस फैसले के खिलाफ दायर करदा पटिशन सरासर गलत है। मौसम दावड़ ने ये जो पटिशन दायर की है, ये सरासर अपने मुल्क के लोगों के साथ, अवाम के साथ ज्यादती है। ये जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें ये मुलव्वस है। इसका मतलब ये है, हमने इनको ऐसे तो नहीं निकाला है। 40 साल इनकी मेहमान नवाजी की है। जबरान नासिर हो गया, ईमान लगारी साहब हो गए, ये मुल्क के दुश्मन है। इन लोगों ने अपनी जागीरदाराना करना निजाम, वो निजाम के मालिक है। ये वो इसलिए कह रहे ना जाए। वो एजेंट है, मुल्क के खिलाफ दुश्मन का एजेंट है। वो जो ये कह रहा है कि ये गैर कानूनी को मत निकालो, क्यों नहीं निकालो? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है कि गलत है, उनको न निकाला जाए। क्या आप लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप लोग पाकिस्तान के कानून को फॉलो करने वाले नहीं है, जो इनके खिलाफ अभी आप लोग इकट्ठे हो के यही फरमा रहे हैं कि इनको नहीं निकाला जाए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपना पॉलिटिकली सफर को अच्छा करने के लिए किया, क्योंकि ये लोग पहले तो इन्होंने कभी ऐसी कोई पिटीशन दायर नहीं की जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए हो। ईमान मज़ारी, मोहसिन दावड़ जैसे चंद लोग पाकिस्तान के इमेज को आलमी लेवल पर एक अजीब सा तासुर के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इस पिटीशन के बारे में ये कहते हैं, ये अपनी सिर्फ सियासी मफाद के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, मुल्क के बारे में ये सोच नहीं रहे हैं। हम लोग कहते हैं अफगानियों को निकालो, ये तो सारा मुल्क का निज़ाम खराब कर रहे हैं। ये चोरी डकैती और ये हर काम में मुलव्वस हैं। शेरी मज़ारी साहब और दूसरों ने जो दरख्वास्त दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बिल्कुल रियासत को चैलेंज करना है। इसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है उस पर हम खुश हैं। हम यही कहते हैं आप जाएं, अपने मुल्क जाकर लीगली जो है आप हमारे मुल्क में बाकायदा पासपोर्ट के जरिए इंटर हों, और हम गवर्नमेंट के इस मुतालिबे को सराहते हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हो सकता है इनके सियासी मफादात हासिल करने के लिए हो। काबिल कबूल नहीं है कि ऐसे लोगों की कफालत की जाए और आम लोग जो हैं वो लुटते रहें। हुकूमत का एकदम अच्छा है और ये पिटीशन जो है ये सर गलत है। जबरान नासिर जैसे लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसने केस दायर किया हुआ है। देखो, ये रियासत का फैसला है। अफगान महाजरीन को निकालना ये बिल्कुल ये मुल्क का हक है, ये रियासत का हक है। किसी मुल्क में भी गैर कानूनी तौर पे रहो तो जाहिर सी बात है उससे फिर फसाद पैदा होते हैं, खुदा न खास्ता कत्ल गारत हो जाते हैं। अब इधर एक बंदा कोई कत्ल करे, उसका शनाख्त न हो तो क्या होगा फिर? जो पटिशन ये इन लोगों ने दायर की है अफगान महाजरीन के खातिर कि अफगान महाजरीन को नहीं निकाला जाए, ये बिल खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि दो रियासती हल ही इसराइल फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है और गजा पर कब्जा एक गलती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो गजा में हमास के ज़ेर हिरासत यरगमाली को आज़ाद कराने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब अमरीकी फौज भेजना बिल्कुल नहीं है। उधर व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने गजा की पट्टी में अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मंजूरी नहीं दी। सात अक्टूबर को शुरू होने वाली हमास और इसराइल के जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सर फहरिस्त है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की आड़ में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता नजर आ रहा है। दीवार्स के मुताबिक मुसलमान दुश्मनी में मोदी सरकार ने बेहिसी और इंतहा पसंदी की तमाम हदूद पार कर दी हैं। राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ जंग में हर तरह का ताउन और मदद फराहम करने का ऐलान किया। गौराया के मुताबिक इसराइल और फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा है। अल जजीरा के मुताबिक गजा में 20,000 से ज़ायद मासूम फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा में सब्ज़ फायर करार दे की हिमायत कर दी है। राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार हिंदुस्तान में
फलस्तीन की हिमायत करने वाली तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को बंद कर रहा है। उत्तर प्रदेश और उमैरपुर जिला में 2 नौजवान को महज व्हाट्सएप पर फलस्तीन के बारे में स्टेटस लगाने पर गिरफ्तार भी किया गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 तलबा को फलस्तीन के बारे में बात करने पर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा के मुताबिक महाराष्ट्र में 13 अक्टूबर को 2 नौजवानों को फलस्तीन के हक में नारा लगाने पर भी गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक डिवाइडर्स के मुताबिक हिंदुस्तान में इसराइल एम्बेसी के बाहर दर्जनों इंतहा पसंद हिंदुओं ने जमा होकर इसराइल जाकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का मुतालबा किया। भारत अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ बन चुका है। बाकी रोजाना के बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हाल ही में भारतीय हुकूमत ने अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए छत्तीसगढ़ में इंतखाबात का ढोंग रचाया, जिसकी मजमूई आबादी 29.44 मिलियन है। टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV के मुताबिक इन इंतखाबात में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुल टर्न आउट 23% से भी कम रहा है। इन इंतखाबात से कबल अलहदगी पसंद तंजीम निक्सल ने BJP की मकामी लीडर रितन दुबे को कत्ल कर दिया। मकामी लोगों ने न सिर्फ इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया, बल्कि बागियों और माओ नवाजों ने भी हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है और हिंदुस्तान को भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अलहदगी पसंद तंजीम निक्सल मजबूत रही है और हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदगी से निशाना बना रहे हैं। अप्रैल 2023 में 10 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ है और भारत बिगड़ती हुई सूरत हाल से खौफजदा दिखाई देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 20 नवंबर को 11 बजे समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला भी हो जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 20 नवंबर को 11 बजे समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला भी हो जाएगा। आपको इसी हवाले से अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 20 नवंबर को 11 बजे समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला भी करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद ने साइफर केस ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई आज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी डिवीजनल बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और अटार्नी जनरल मंसूर अवान और एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में आज जो है वो पेश हुए और चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा और लीगल टीम के अरकान भी अदालत में पेश हुए थे, जिसमें सलमान अकरम राजा ने अदालत में दलाइल दिए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत में कहा कि जब अदालत को स्टे ऑर्डर का बताया गया था तो ट्रायल रोक दिया गया था, जबकि अदालत में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी दलाइल दिए। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आपने जिस तरह सिंगल बेंच को मुतमिन किया है इसी तरह हमें भी मुतमिन करें। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं इस केस में पेश नहीं हुआ था, मेरा मौकिफ ये है कि इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है, वो हर एक के लिए ओपन हो। सिंगल बेंच ने लिखा है कि पहले जो ट्रायल हो चुका था उसको कलअदम नहीं कराया जाएगा। हमें ये जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन और इनका सारा प्रोसेस भी बताया जाए। अटार्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन PTI को जान के खतरे के पेश नजर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून को जेल में समाअत के लिए खत भी लिखा था और चालान जमा होने के बाद खसूसी अदालत के जज ने एक और खत लिखा। चेयरमैन PTI के सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल में जो समाअत का था वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि खतूत की लैंग्वेज कुछ अजीब सी है। जब चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे और अब सिचुएशन जो है वो बदल चुकी है और वज़ारत कानून की जारी करदा NOC को किस प्रोसेस के तहत अब जो है वो देखा जा रहा है।
جس پر آج جو ہے وہ دلائل کافی دیر تک جاری کیے گئے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بھی سائفر کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی ہے اور 20 نومبر کو 11 بجے سماعت کریں گے اور اسی دن ہی فیصلہ کریں گے. یہ کہنا تھا آج جسٹس میاں گل حسن کی جانب سے. جی سونیا ملک اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کسی اور بینچ میں مقرر کرنے کی استدعا. بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ آپ ہمارے جتنے بھی کیسز آپ کے پاس مقرر ہوئے ہیں ان میں ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. استدعا ہے ہمارے جتنے مقدمات اس بینچ میں ہیں انہیں کسی اور کو منتقل کر دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس معاملے میں کہا ہے کہ آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، چلیں پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. بشرا بی بی کی استدعا پر عدالت نے بار کونسلز کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسلز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کسی اور بینچ میں مقرر کرنے کی استدعا. بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کیسز آپ کے پاس مقرر ہوئے ہیں ان میں ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. استدعا ہے کہ ہمارے جتنے مقدمات اس بینچ میں ہیں انہیں کسی اور میں منتقل کر دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس معاملے میں کہا کہ آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، چلے پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. بشرا بی بی کی استدعا پر عدالت نے بار کونسلز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہفتے کو پنجاب کے 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسموگ کی صورتحال سے متعلق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اہم اجلاس ہوا. ماہرین ماحولیات، صحت و موسمیات نے بھی اسموگ کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی ہے. اجلاس میں اسموگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اہم فیصلے بھی کیے گئے. حکومت نے اسموگ کے باعث لاہور ڈویژن، گجرانوالہ، حافظ آباد میں ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور ڈویژن، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیلری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور پروجیکٹس کا دورہ کیا ہے اور تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا. محسن نقوی کی کوششوں سے شہر کے 2 اور ترقیاتی منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ چکے ہیں. کیلری گراؤنڈ انڈر پاس 25 نومبر جبکہ گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل اور ابراہیم حسن مراد کے ہمراہ علی الصبح کیلری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور پروجیکٹس کا دورہ کیا. انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے. محسن نقوی نے گھوڑا چوک سے کیلری گراؤنڈ تک 1.25 کلومیٹر پیدل چل کر دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعلیٰ نے بھاری گریڈر انڈر پاس کی چھت پر رکھنے کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا اور دونوں پروجیکٹس کی تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا گیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ طویل اڑان بھرنے والے امریکی ڈالر کا سفر آج کل پھر نیچے کی جانب گامزن ہے. آج کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر سستا ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 81 پیسے سستا ہونے کے بعد 286 روپے 35 پیسے کا ہو گیا. گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 288 روپے 16 پیسے کا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا
100 इंडेक्स आज तारीखी 57,000 की हद अबूर कर चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स के इजाफे से 57,076 पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 56,680 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में की जाने वाली कमी को शेखुपुरा के मकीनों ने ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया है। कहा कि शेखुपुरी हमारे रिपोर्टर महमूद बेग के हमरा इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं शेखपुरा रोड पर वाक़ा एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर हमारे साथ कुछ शहरी जो इस वक्त पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत ने जो 2 रुपये 4 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी किया, क्या कहेंगे? भाई कहना हमने क्या है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है ये तो, ठीक है। ये तो हुकूमत लेके बैठ गई है, गरीब आवाम कहाँ जाए। आज जैसा कि उनका यही कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरे के मतरादफ वाली बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उसमें जो है वो कमी की गई है, लेकिन 2 रुपये 4 पैसे जो हैं उसमें जो कमी की गई है वो इंतहाई कम है। जी अस्सलाम वालेकुम जी भैया, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, इससे क्या फ़ायदा भी देख रहे हैं आप? कोई फायदा नहीं जी, है 2 रुपये कमी की है। ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 15-20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? आज बिल्कुल शेखपुरा के शहरियों ने हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को कम करने को मुस्तरद कर दिया है। ज़रूरत इस अमल की है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के आपको बताएं कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाइयां। डिप्टी डायरेक्टर कामरान आमिर खान की ज़ेर निगरानी छापामार टीम की कार्रवाई रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 2 बदनाम ज़माना मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में तनवीर खालिद और जहांगीर गिल शामिल है। मुलजिम जहांगीर गिल को सदर रावलपिंडी जबकि मुलजिम तनवीर खालिद को 13 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जहांगीर गिल ने मुतादिद मुतासरीन से बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे थे। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने की कई अनसुनी दास्तानों में एक कहानी लानस नाइक साउद दानिश बट शहीद की भी है। लानस नाइक साउद दानिश बट शहीद का ताल्लुक कराची से है। लानस नाइक साउद दानिश बट शहीद आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक दिफाए वतन की खातिर लड़ता रहा। लानस नाइक साउद दानिश बट शहीद 24 मई 2019 को जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। लानस नाइक शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा और बच्चे छोड़े हैं। पंजगोर गर्ल्स डिग्री कॉलेज चतकान की तालिबात ने FC बलोचिस्तान के साथ दिन गुजारा। FC बलोचिस्तान ने गर्ल्स कॉलेज की तालिबात का इस्तकबाल किया। FC बलोचिस्तान ने तालिबात को पाक फौज की कारकर्दगी से आगाही भी फराहम की। तालिबात ने पासवान ग्राउंड में FC बलोचिस्तान की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ आर्म्स के स्टॉल्स का दौरा किया है। तालिबात को हथियारों, गाड़ियों और दीगर जंगी साजो सामान की नुमाइश भी दिखाई गई। तालिबात को पासवान फायरिंग रेंज पर मुख्तलिफ छोटे हथियारों से फायरिंग करने की मशक भी करवाई गई है। तालिबात में नहायत जोशो खरोश से तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लिया। गर्ल्स कॉलेज की तालिबात ने FC बलोचिस्तान की खदमात को भी सराहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस की ज़ेर निगरानी सिविल डिफेंस की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। तर्जुमान ICT के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस की ज़ेर निगरानी सिविल डिफेंस की टीमों ने G8, G7 और G9 के इलाकों में 9 भिखारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से प्रोफेशनल भिखारियों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी कम उम्र बच्चों को ईदी सेंटर भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इन भिखारियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन जारी है।
और आपको बताएं कि बनू के नवाही इलाके जानी खैल के 150 दुकानों पर मुश्तमिल कारोबारी आबादी की बिजली का मसला ताहाल तलब किया जा चुका है, जो हल ना हो सका। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान। जी फिदा, अपडेट कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू की जानी खैल की मंडी में। बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर लोगों को शदीद तकलीफ़ का सामना है। 2 साल हो गए हैं तकरीबन इस मंडी को बने हुए, मगर यहाँ पर बिजली की सहूलत नहीं है। यहाँ के कारोबारी हज़रात पिछले 2 साल से बिजली की सहूलत से महरूम हैं। इस पर कुछ अमल दरामद भी हुआ था इस मसले पर, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लाए गए हैं, लेकिन तकरीबन 3 हफ्तों से ट्रांसफार्मर यहाँ पर पड़े हैं और इनके लिए जो दरकार खंबे हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है, यहाँ के कारोबारी लोगों से, दुकानदारों से। उनका कहना है कि उनके अक्सर जो कारोबार हैं वो बिजली से जुड़े हुए हैं और बिजली ना होने से उनको अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका मुश्तरका मुतालबा है बन्नू की ज़िले इंतज़ामिया से और महकमा वाबडा ज़िली से भी और सूबाई से भी कि वो उनके इस मसले पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए, उनका ये मसला हल करे, ताकि उनको अपना कारोबार करने में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं। कराची के थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान कार्रवाई मुलजमान से एक पिस्टल, बिला लाइसेंस बम 2 राउंड बरामद किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान, एक मोहम्मद दीन उर्फ शहनशाह वल मौला दीन बिलाल वल अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया। दौरान कार्रवाई मुलजिमान मोहम्मद दीन से एक ज़रब पिस्टल, 30 बोर नंबरी बिला लाइसेंस बीमा 2 राउंड बरामद, जबकि मुलजिम बिलाल से एक ज़रब पिस्टल, 32 बोर चरखी वाला बीमा 3 राउंड बरामद हुए। मुलजिम बाला के खिलाफ थाना हजा में मुकदमा इल्जाम नंबर 740/2023, 741/2023 बाजुर्म दफा 23A1 एक कायम किया गया। मुलजिम मोहम्मद दीन का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्जा झेल है। मुकदमा इल्जाम नंबर 1165/2022 बाजुर्म दफा 23A1 एक सुपर हाईवे थाने में दर्ज कर दिया गया। मुकदमा इल्जाम नंबर 689/2021 बाजुर्म दफा 69B नारकोटिक्स एक सुराबगोट थाने में दर्ज कर। कमिश्नर रावलपिंडी ने रवात की सब्जी और फ्रूट मंडी के रूट का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि रूट से फ्रूट मंडी जाने वालों के साथ मुसाफिर भी मुस्तफीद हो सकेंगे। मंडी में सब्जी और फ्रूट की कीमत मार्केट में 15 से 20 रुपए कम की गई है। मंडी में कोल्ड स्टोरेज की फराहमी के लिए भी हिदायत दे दी गई है। सब्जी और फ्रूट मंडी रवात में ग्राहकों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए स्वीपर्स को मंडी में तैनात किया गया। सब्जी मंडी में शेड्स तैयार किए जा रहे हैं जो तकमील के मराहिल में हैं। इब्तदाई 4 महीनों में ये शेड्स रेंट फ्री होंगे, जबकि अद के बाद मुनासिब किराया भी मुतय्यन किया जाएगा। मेट्रो ट्रेन के साथ साथ फीडर बसेस का भी आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने मजीद कहा है कि रवात के करीब सब्जी और फ्रूट मंडी 6.5 एकड़ पर कायम की गई है। SP सिटी सलमान और जफर की हिदायत और SP शाहदरा सर्कल एहसान शाह के हुक्म पर SHO शाहदरा टाउन मियां तहसीन नजम और उनकी टीम एडिशनल SHO वकास अली भट्टी के मनशियात फरोशी करने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने एक खातून शाहदा बीबी को गिरफ्तार करके 40 किलो मनशियात बरामद कर ली है। इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर थाना शाहदरा टाउन में पुलिस टीम के हमरा मौजूद हैं। उनके जानिब चलते हैं और जानते हैं कि तमाम तर मामला क्या है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना शाहदरा टाउन में मौजूद हूँ, जहां पर पुलिस की जानिब से मंशियात फरोश के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और 40 किलो से जायद की जो है वो मंशियात बरामद की गई है। लाख रुपए मालियत की ये मंशियात है और एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। जबकि हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि खातून का खामन जो है वो पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले रखा है किसी और थाने की पुलिस ने। मेरे साथ यहाँ पर SHO शाहदरा टाउन मियां तहसीन मौजूद, उनकी जानिब चलते हैं। सर, आज की जो एक बड़ी कार्रवाई है, मैं समझता हूं कि ये नौजवान नस्ल को तबाह करने का सामान था जो कबायली इलाकों से लाया जाता था और लाहौर के तालीमी इदारों में जिस तरह से
दीगर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में जो है वो आजकल नई नस्ल जो है इस्तेमाल करती है और बहुत जल्दी से मौत के मुंह में जा रही है। क्या कहेंगे, कितना सामान है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? आया ये मंशियात जो थी, जो खरीदार थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोई टीमें तश्कील दी गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे डीए साहब जो हैं, उनका एक विजन है कि मुआशरे को लाहौर, खास करके लाहौर को मंशियात से पाक किया जाए। ठीक है। क्योंकि हमारे बच्चे, भाई, बेटे जो हैं, और खास कर जो स्टूडेंट है वो इसकी लानत में मुब्तला हो चुके हैं। ऐसे ही है। ये शाहदरा का इलाका है, ये इस वजह से मशहूर है कि इधर से कबायली इलाकों से आती है और आगे डिलीवर होती है। इसलिए हमने टीमें तश्कील दी थी इसके लिए कि इनको पकड़ा जाए। ये अभी जो कबायली इलाकों से पठान इनको सप्लाई करते हैं, तो ये आगे पूरे लाहौर में, शेखपुरा, कसूर, अकाड़ा में इसको सप्लाई करते हैं। इसको हमने टीम बना के इंशाल्लाह इसको पकड़ा है हमने कि 40 किलो के ज्यादा है और शादा नामी खतून है जिसके ये पकड़ी गई है। उसका खामद भी यही काम करता है, डिलीवरी करता है। वो ऑलरेडी किसी पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उसको भी हम पता कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी जो इनके करिंदे हैं जो इनको फरोख्त करते हैं, उनको भी इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, मैं सब ये बताएं कि ये कबायली इलाके से मंशियात लाई गई है, आया कि गाड़ी के किसी खुफिया खाने में थी या आपको मुखबिर खास की जानिब से इतला मिली थी कि किसी के घर सामान आया हुआ है, आपने रेड करके पकड़ा है? ये शायद बीबी के घर ही सामान आया हुआ था। ठीक है। उधर से हमें इंफॉर्मेशन पे हम इसको पकड़ा है सामान को। आप समझते हैं कि जिस तरह से मोटरवे का इस्तेमाल किया जाता है मंशियात फरोशों की जानिब से, मोटरवे पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि जहां पे टूल प्लाजे हो वहां पर नाकाबंदी और बाकायदा गाड़ियों का चेक किया जाए, कहाँ जमरोद, कहाँ पेशावर और कहाँ लाहौर। मैं समझता हूँ कि कामयाबी का सेहरा अल्लाह ताला ने आपके सर पे बांधा है, क्योंकि यही काम जो है वो मोटरवे पुलिस या रास्ते में पंजाब पुलिस भी कर सकती थी। आया कि ये मंशियात जो आपने पकड़ी है, इनको जो खरीदार थे उनके हवाले से भी कोई लिस्ट बनाई गई है? जी लिस्ट बनी हुई है, हमारे पास है, उन पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह जल्द वो भी खुशखबरी देंगे आप। टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। जिस तरह से ये माल के हवाले से मैं बताता चलूं कि आजकल जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन और इसके अलावा आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कहा, तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आजकल की जो नई नस्ल है आइस का इस्तेमाल करती है, चरस का इस्तेमाल करती है और दिन ब दिन देखते ही देखते ये मौत के मुंह में चले जाते हैं। एसएचओ मियां तसीम मेरे साथ मौजूद थे। गजा मार्च लाहौर की दावती मुहिम जारी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच ने रहमानपुरा का दौरा किया। रहमानपुरा के रिहायशियों को गजा मार्च की दावत दी। उनका कहना था कि 19 नवंबर को अपने फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जरूर आए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। गजा मार्च लाहौर की दावती मुहिम जारी। जमात इस्लामी रहमानपुरा का कैंप का दौरा। उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच का विजिट। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने गजा मार्च लाहौर की दावती मुहिम के हवाले से रहमानपुरा चौक, बेखेवाला चौक, कैंपस पुल पर अहले इलाका को दावत दी। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने अहले इलाका को भी दावत दी। इशफाक चुगताई, मोहम्मद नवाज, अबैदुर रहमान सिद्दीकी, मिसबाउद्दीन, अजीम बूटा की शिरकत। हाफिज रिजवान, हाफिज अहमद उमैर, जहांगीर, इसार, मुफ्ती उमर, सरदार शकीर, मलक रफाकत भी हमरा थे। गजा मार्च लाहौर के हवाले से कोशिश, हर फर्द को यकजहती फलस्तीन का मौका मिले। गजा मार्च लाहौर मजलूम फलस्तीनी कौम से इज़हार यकजहती है। अहले फलस्तीन अनम यूसुफ की तरह और शहर लाहौर में यौम इकबाल की मुनासबत से शान इकबाल की तकरीब मुनक्किद की गई है। एडमिनिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन राफे हैदर की हिदायत पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शाम इकबाल की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर अदनान मजीद, मजहब इकबाल, चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद, असिस्टेंट कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। अलामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारिग तहसील हैं। तकरीब में नामवर गुलकार सारा रजा, काशिफ अली, बाबर और दीगर ने भी हाजरीन को कलाम इकबाल सुनाया। लाहौर को यूनेस्को की जानिब से शहर अदब का दर्जा हासिल है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर का कहना है कि यौम इकबाल की मुनासबत से रमा बरस जश्न खुदी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। अल्लामा इकबाल के फिक्री अफकार को आम आवाम तक पहुँचाने के लिए सिलसिला जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस लाहौर में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों और बच्चियों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग्स तकसीम किए हैं। बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग्स जलालुद्दीन रूमी फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किए गए। तकरीब में बेगम गवर्नर आयशा बलीग, मारूफ सनतकार
चेयरमैन रूमी फाउंडेशन जलालुद्दीन रूमी, प्रिंसिपल बॉयज हाई स्कूल, प्रिंसिपल गर्ल्स हाई स्कूल नजम रूमी और उस्तातिज़ा और तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने रूमी फाउंडेशन की तरफ से बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल्स में टॉप 3 बच्चों और बच्चियों को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान किया और इसको सराहा। मजहब में इल्म हर मर्द और औरत पर फर्ज है। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल किया गया था तो पहली आयत इकरा थी। गवर्नर पंजाब का यह कहना था कि तालीम के साथ तरबियत का पहलू बहुत अहमियत का हामिल है। शाहदरा में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जनवरी वसत में शुरू होने वाला फ्लाई ओवर का मसाली मंसूबा मुकम्मल हो गया। आज शाम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस फ्लाई ओवर को आम ट्रैफिक के लिए खोलकर इफ्तिताह भी करेंगे। अहलियान शाहदरा खुशी से निहाल, शहरी क्या कहते हैं इस मसाली प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, बिलाखिर प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर आवाम के लिए जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शाहदरा मोड़ पे, जहाँ पर आज शाहदरा की आवाम के लिए खुशखबरी का दिन है। जो शाहदरा मोड़ पे जो फ्लाई ओवर था, आज उसका जो पंजाब मौसम नकवी है जो आके इसका आज इफ्तिताह करेंगे और गरीब आवाम के लिए जो ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। हमारे पास कुछ शहरी मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, शुक्रिया आपका। शाहदरा फ्लाई ओवर आपके सामने नक्शे में तब्दीली के बाद आज जो है वो फाइनली मोहसिन नकवी साहब जो है वो इफ्तिताह करने आ रहे हैं। ये किसी हद तक ठीक भी है और मैं आपको बताऊं, मैं शाहदरा का रिहायशी हूँ, नाखुश भी हूँ। स्मोक का आपको पता है पूरे दुनिया के अंदर लाहौर जो है वो नंबर 1 पे है और इस वक्त यहाँ पे मट्टी, गर्दो गुबार, धुआं उसका सामना करना पड़ रहा है हमें। ये नकवी साहब की आने की आमद की खुशी में PHA ने फूल भी रात से लेकर अब तक लगा दिए, लाइट्स भी लगा दी हैं और जनाब बड़ा टिप टॉप कर दिया गया है। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ KM न्यूज़ का कि जिन्होंने लम्हा बालम्हा इसकी कवरेज की और इसके बारे में बताते गए। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैफिक थी ये बदतरीन यहाँ पर जैम हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो अक्सर मरीज हैं वो भी परेशान हुआ करते थे और काफ़ी अमवात भी यहाँ पर हमने देखी हैं। शाहदरा की जो आवाम है वो भी परेशान थी, लेकिन इसके बनने से हम बहुत खुश हैं क्योंकि इससे एक तो ट्रैफिक की जो रवानी है वो ठीक तरह से चलेगी और दूसरी तरफ जो बाहर से दूसरे शहरों से लोग आते थे उनके लिए भी आसानियाँ होंगी। जैसा कि अपनी शहरी की बात सुनी कि जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए भी ट्रैफिक में आसानियाँ पैदा होंगी। PHA जोन 2 की रेलवे स्टेशन पार्क में लाखों फ्रेंच मैरीगोल्ड के फूलों की हर तरफ रंग बिखेर दिए हैं। फ्लावर बीड्स पर खुले फ्रेंच मैरीगोल्ड के फूलों ने रेलवे स्टेशन पार्क के साथ साथ इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा कर दिया है। शहर के दूर दराज इलाकों से शहरी पार्क में खिले फूलों की खूबसूरती को देखने पार्क का रुख कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर सजाद रियाज की ज़ेर निगरानी रेलवे स्टेशन पार्क में गुज़िश्ता माह फ्रेंच मैरीगोल्ड की पेंट्रियां लगाकर 10 से ज़ायद फ्लावर बीड तैयार किए गए थे। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 2 तनवीर अहमद का यह कहना था कि DG PHA के अहकामात पर जोन 2 की तमाम तर पार्कों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर का काम रोजाना की बुनियादों पर किया जा रहा है और पार्कों में तफरीह की गर्ज से आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। और आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ धुआंधार कार्रवाइयां जारी हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन की निगरानी में MMPI मोहम्मद इकबाल ने मुल्तान रोड पर माहौलियाती आलूदगी, स्मोग और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया। 100 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा जो इस वक्त MMPI मोहम्मद इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी बताइए। जी, इस वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट ने अपनी कार्रवाइयां धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ तेज कर दी हैं। हमारे साथ MMPI मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि धुआं छोड़ने वाले जो हैवी व्हीकल हैं उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, गवर्नमेंट पंजाब ने जो ऐलान किया है ना, एमरजेंसी नाफज की है, उस हवाले से ये क्रैकडाउन किया हुआ पिछले 3 दिन से। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 70 के करीब गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और 200 के करीब चलान हो चुके हैं। ये बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने हदायत की है कि गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ लाहौर में दाखिल नहीं होने देना। इसी हवाले से हम सुबह से लेकर रात तक इसी पॉइंट पे ठोकर न्याज में एंट्री पॉइंट पे नेशनल हाईवे पे खड़े रहते हैं
और इनके खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई हमारे साथ एक्साइज वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं, मोटरवे पुलिस वाले भी कर रहे हैं। ये जनरल होल्ड अप है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाहौर में गाड़ी धुआं छोड़ने वाली दाखिल ना हो सके, बिल्कुल दाखिल ना हो सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने जो निजी सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं जो बैंकों से कैश लेके जाती हैं, उसमें भी बड़ा क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। वो भी वाटर एंड जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी बहुत ज़्यादा जो है माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, और उनकी गाड़ियों को कितनी देर के लिए बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी तफसील भी बताइएगा। वो उनके दफ्तर में कल हम गए थे, हेड ऑफिस में, उनको हमने लेटर भी उनके हैंड ओवर किया था और उनको बताया था कि आपकी 31 गाड़ियाँ जो पिकनेट कंपनी है उनकी हैं और कुछ गाड़ियाँ अक्सरी सिक्योरिटी वालों की हैं। ये बहुत उनकी हालत खस्ता है, उनकी गाड़ियाँ बंद भी कर रहे हैं। सुबह हमारे 2 स्क्वाड उनके ऑफिस चले गए थे कि उनको गाड़ियों को निकलने नहीं देना, क्योंकि वो कैश वाली गाड़ियाँ थी, कल बंद नहीं कर सके, उनमें कैश था बहुत ज़्यादा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है, चालान वगैरह किए हैं उनको, और उनके जो मैनेजमेंट है उनको भी नोट करवाया है कि ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। इनको आज शाम तक का उनको टाइम है 5 बजे तक का। अच्छा सर, हमने देखा कि आप जो चिंची रिक्शों के खिलाफ भी अब भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं कि 30 दिन का इनके पास टाइम है, उसके बाद इनके रिक्शों को, जो चिंची रिक्शे बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उनको नहीं चलने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट महकमा इस पर क्या हिकमत अमली बना रहा है? ये जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, जितनी मोटरसाइकिल रिक्शे अनरजिस्टर्ड हैं, सारे बंद कर रहे हैं। जो भी आगे आता है हमारे, उनको बंद करते हैं और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो एक्साइज से अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवा के नहीं आएंगे। जी, ये महकमा एक्साइज और जो महकमा ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा जो क्रैकडाउन है ठोकर न्याज बेग पे ये किया जा रहा है। उनके अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। वाटर एंड जुडिशनल इन्वायरमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी हुमायूं का वाहगा टाउन लाहौर के इलाके में अचानक छापा। महकमा माहौलियात वाहगा टाउन के इंस्पेक्टर मौका से गायब पाए गए। वाटर कमीशन के सेक्रेटरी हुमायूं इंस्पेक्टर की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त सेक्रेटरी हुमायूं के हमरा वाहगा टाउन में मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी की, तो आज मैं मौजूद हूँ अहमद टाउन के इलाका में, और यहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली जितनी भी इंडस्ट्री थी, आज वाटर एंड इन्वायरमेंट कमीशन की जानिब से यहाँ पर अचानक विज़िट किया गया, और यहाँ पर जो है ना जितनी भी इंडस्ट्री थी जिन्होंने फ़ज़ा को अपनी लपेट में ले रखा था, हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सवाल समय कैसे। अच्छा हुमायूं साहब, बताइएगा आपको कैसे ये पता चला, और आपने खुद देखा कि किस तरीके से ये जितनी भी इंडस्ट्री थी इन्होंने फ़ज़ा को आलूदा कर रखा है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अचानक विजिट किया यहाँ पे आके, तो हमने देखा कि कार्बन जलाया जा रहा है। हमने दूर से देखा तो पास आए तो सारा स्मोक वगैरह उड़ रही थी और कार्बन जलाया जा रहा था। जब हमने अचानक अगर विजिट किया तो ये सारे लोग भाग गए थे। हमने खुद अपनी तस्वीरें खींची इन सब की, उनको सारा देखा है, तो ये बिल्कुल फ़ज़ा को गंदा कर रहे हैं और ये माहौलियात को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने EPA वाली टीम ने हमें बताया कि ये सील है, पर ये सील नहीं है, और उन्होंने कहा ये नोट ऑपरेशन है, वो बंद है। और ये ऑपरेशन है और ये चल रही है, दिन रात चल रही है, और जो कि एक सरासर जुर्म है कानूनी। सर मजीद बताइएगा, ये इंस्पेक्टर गफूर साहब का एरिया है, यहाँ पर अक्सर ही देखने को यही मिलता है कि आसपास हरी आबादी है, रहायशी एरिया है, उसके बावजूद ये जितनी भी पोल्यूशन है यहाँ पर फैलाई जा रही है, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, और आपने आज खुद देखा। क्या कहेंगे इस वाले से मजीद? जाहिर है, अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करेंगे तो फिर बार बार ये इंसिडेंट नहीं होंगे। लिहाजा हमें अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना चाहिए ईमानदारी से, नेक नीयत से, ताकि फ़ज़ा को आलूदगी से बचाया जाए और इंसानी ज़िंदगी को भी बचाया जाए। बस मैं यही कहूँगा। जी, हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी हुमायूं साहब मौजूद थे, जो वाटर एंड इन्वायरमेंट कमीशन से यहाँ पर अचानक विजिट के लिए आए, और उन्होंने खुद देखा कि इंस्पेक्टर अपनी फील्ड में मौजूद नहीं थे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान योगा कौंसिल प्रोफेसर डॉक्टर इमादुद्दीन अकबर ने साथियों के हमरा पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान योगा कौंसिल रियाज खोखर को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद देने के लिए वेनिस योगा क्लब के तकरीब का एहतमाम किया। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। इंसानी जिंदगी में खुशी का ताल्लुक सेहत और तंदुरुस्ती से है। पाकिस्तान योगा कौंसिल की कोशिशों से हजारों अफराद योगा से मुंसलिक होकर अपनी जिंदगी को सेहतमंद और पुरसकून बना रहे हैं। वेंस हाउसिंग सोसाइटी में वेंस योगा क्लब के ताउन से योगा सेशन के बाद सीनियर योगी प्रोफेसर डॉक्टर इमादुद्दीन अकबर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान योगा कौंसिल ने नामवर योगी रियाज खोखर पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान योगा कौंसिल को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और उनके एजाज में पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया। पाकिस्तान योगा कौंसिल के चेयरमैन तारिक ग्रीवाल, सदर फारूक फयाज, डॉक्टर यूसुफ और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की।
डॉक्टर इमादुद्दीन अकबर और सदर वेंस योगा क्लब हाजी हनीफ की क़यादत में मेंबरान यूगी फुरकान, अमजद जट, अब्बास, अरशद और राजा शाहिद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गुलपाशी और फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान योगा कौंसिल की सीनियर क़यादत ने डॉक्टर इमादुद्दीन अकबर की खिदमात को सराहा और वेंस योगा क्लब के मेंबरान अब्दुल मजीद, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ताहिर, नजम भट्टी, हाजी हनीफ, मोहम्मद आरिफ को सेहत और तंदुरुस्ती के योगा से जुड़े इस सफर में आला कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और अवार्ड से नवाजा। तकरीब में इलामा शमसुल हक ऐवान, मलिक मसूद, हारून ऐवान और हाफिज इरफान एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।